ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक पावर मैप होता है जिसमें डिसीजन का फ्लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिवीजन और कम्युनिकेशन का डायरेक्शन होता है। चाहे फंक्शनल हो, डिविजनल हो, मैट्रिक्स हो या फिर फ्लैट, हर स्ट्रक्चर एक अलग कल्चर और स्पीड क्रिएट करता है। आज हम डिकोड करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर किस सिचुएशन में बेस्ट है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी जोरों शोरों से चल रही होगी। मैं करा रही हूं आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पेपर 2 में हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से हैं उन सभी के लिए भी ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड आज की क्लास शुरू कर लेते हैं, जो कि है आपके बिजनेस मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो वीडियो में जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए एंड कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए, फिर से वेलकम है आपका नेहाज एकेडमी पे और मैं आपको कराने वाली हूँ आज बिजनेस मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको बिजनेस मैनेजमेंट की क्लासेस दी थी, इसके मीनिंग एंड टाइप्स दिखाए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्लानिंग के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में, और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में और देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग जो फर्स्ट फंक्शन है एंड देन उसके बाद आपका फंक्शन में आता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी जब आप मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से समझोगे। ठीक है, तो ये जो क्लास होने वाली है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप सब प्लीज़ इसको ज़रूर देखना, फिर चाहे आप किसी भी कॉमर्स के रिलेटेड किसी भी जगह से आ रहे हो, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे आगे स्लाइड की तरफ। तो मैं हूँ नेहा शर्मा और मैं करा रही हूँ आपको यूजीसी नेट कॉमर्स के पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो कि ये होने वाला है आपका पहला आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन स्लाइड देख लेंगे हम कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है ये एक फॉर्मल सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ टास्क होता है, जैसे कि रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन दैट कोऑर्डिनेट्स एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू अचीव गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है कि इसमें टास्क क्या होंगे, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किसका होगा, कम्युनिकेशन कैसे करना है, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है एम्प्लॉयज को ताकि वो गोल को अचीव कर सके। तो ये सारी चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आती हैं। ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है ताकि वो काम को कंप्लीट कर सके, तो उसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इट शोज हु रिपोर्ट्स टू हुम एंड हाउ वर्क इज डिवाइडेड। तो इसमें क्या करते हैं, हम काम को डिवाइड करते हैं लोगों के बीच में और देखते हैं कि कौन जो है किसको रिपोर्ट करने वाला है और काम को कैसे करने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स लाइक आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स रिपोर्टिंग टू द प्रिंसिपल। तो क्या होता है, इसमें डिपार्टमेंट्स अलग अलग बचे हुए हैं, जैसे कि आर्ट के डिपार्टमेंट के अलग होंगे, साइंस के अलग होंगे, कॉमर्स के अलग होंगे, और ये सारे किसको रिपोर्ट करेंगे, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके एलिमेंट्स वो आते हैं, वर्क स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब कि हमने एक टास्क को किसको किसको डिवाइड करा, किसको किसको दिया है, ये बताएगा कौन, वर्क स्पेशलाइजेशन। चेन ऑफ कमांड को देखेंगे कि कौन किस तरीके की लाइन बनी हुई है, मतलब कि टॉप से लेकर के बॉटम तक जाने में कौन कौन लोग शामिल हैं और इस लाइन में कौन कौन आते हैं, ये सब आएंगे चेन ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, चेन ऑफ कमांड में, सॉरी। स्पैन ऑफ कंट्रोल देख लेंगे कि मतलब कि कितने मैनेजर के अंदर में कितने सबॉर्डिनेट्स हैं, मतलब कि अगर देखा जाए यहाँ पर, तो अगर मान के चलो कॉमर्स में कोई एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो वो जो है उसके अंदर में कितने कॉमर्स के जो एम्प्लॉयज जो होंगे वो सारे आएंगे। तो ये सब किसको कहेंगे, स्पैन ऑफ कंट्रोल को कहते हैं। देन हम देखेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग पावर आता है, मतलब कि यहाँ पर दिखेगा कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, जस्ट बिल्कुल इसी की तरह है। इसमें होता है कि डिपार्टमेंट में बटा हुआ होता है सबका काम, जैसे मैंने आपको बताया था अभी एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में। तो वो क्या है, एक डिपार्टमेंट में बटे हुए लोग हैं, अब उस डिपार्टमेंट के अंदर में लोग काम कर रहे हैं, तो वो डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या है, एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। अब आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके टाइप में आते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर एंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से तीन बने हुए होते हैं, फंक्शनल जो फंक्शन बेस पे होंगे, डिविजनल जो डिवाइड करे होंगे, मैट्रिक्स जो कि उसके साथ मिले हुए होंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर। फंक्शनल स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेंगे हम स्ट्रक्चर के टाइप्स में। देखो,
इसमें क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर में कि ग्रुप की एक्टिविटीज बेस्ड होती है फंक्शन पे, मैंने अभी बताया था फंक्शन पे, जैसे एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब क्या है फंक्शन से अलग अलग, और इन सबके ग्रुप्स को क्या है बटे हुए हैं। इट्स सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन विद लिमिटेड प्रोडक्ट्स। तो ये क्या होता है, ये स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट होता है, सुटेबल होता है, ताकि उनके जो लिमिटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें बटा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज विद सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर एडमिशन, एग्जामिनेशन एंड अकाउंट्स। तो देखो कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कि एडमिशन का डिपार्टमेंट कहाँ पे है, एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट कहाँ पे है, अकाउंट डिपार्टमेंट कहाँ पे है, तो सबके डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं अलग अलग बटे होते हैं, तो अलग अलग काम है, अलग अलग बटे हुए हैं, तो इसको कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके कि ये स्पेशलाइज्ड होता है एंड इसकी एफिशिएंसी होती है। और डिसएडवांटेज क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो डिपार्टमेंट में के अंदर में थोड़े से अलग होता है, डिफिकल्ट होता है, बिकॉज एडमिशन के डिपार्टमेंट वाले लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते एग्जामिनेशन के डिपार्टमेंट वालों से, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, तो बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, सर्विसेज, रीजंस एंड कस्टमर्स, तो इन सबके बेस पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर डिवाइडेड है, उसको कहेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। मतलब कि प्रोडक्ट का डिवीजन अलग है, सर्विस का अलग है, रीजन का अलग है एंड कस्टमर्स का अलग है। तो ईच डिवीजन हैज इट्स ओन सेट ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इन सबका जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है इन सबके अंदर में आता है, मतलब कि प्रोडक्ट के अंदर में अलग अपना फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा, उसके ढेर सारे डिपार्टमेंट होंगे प्रोडक्ट के अंदर में, फिर सर्विसेज के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो मतलब कि क्या कह सकते हैं कि फंक्शनल डिपार्टमेंट जो है वो डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में आता है, उसके बाद में आता है। ठीक है, सुटेबल फॉर लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखो जिसने प्रोडक्शन अलग रखा है, सर्विसेज अलग रखा है, रीजन अलग रखा है, और उन सब के अंदर में भी फंक्शनल डिपार्टमेंट ढेर सारे हैं, तो ढेर सारे लोग तभी आ सकते हैं जब आपका लार्ज कुछ इंडस्ट्री हो, बड़ा सा इंडस्ट्री हो। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने बताया आपको क्लोथिंग का, अगर हम बताएंगे क्लोथिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्लोथ्स बनते हैं, रेडीमेड कपड़े बन रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया, अब मान के चलो अगर टेक्सटाइल भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो टेक्सटाइल का काम अलग है, कपड़े अलग से वो बना रहे हैं, एंड देन वो आपके पास पहुंच रहा है, एंड देन उसके बाद उसकी कटिंग की अलग चीजें हैं, मशीनरी अलग चीजें हैं, अब उसकी जो कपड़े को जो सिलने वाले लोग हैं वो अलग जगह पे हैं, एंड देन वो जो कपड़े जो है वो आयरनिंग के अलग अलग लोग हैं, उसको पैकेजिंग के अलग अलग लोग हैं, ये सारी चीजें क्या है उसी में बनी हुई है, देन मार्केटिंग के अलग होंगे। ठीक है, फिर उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग लोगों को, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें शामिल होती हैं, और ये कहाँ पे आएगा, ये लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगे। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी डिवीजन यानी कि यूजी, पीजी, डिस्टेंस लर्निंग, ये सब क्या है, अलग अलग डिविजनल स्ट्रक्चर है। मतलब कि यहाँ पर यूजी अलग है, अंडर ग्रेजुएशन अलग है, अब इसके अंदर में आप देखोगे कि एडमिशन, एग्जामिनेशन, ये सब डिपार्टमेंट अलग अलग आएगा, पीजी का डिपार्टमेंट अलग है, और फिर इसके अंदर में जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर चलो ये आइडिया निकालना नहीं है अभी, जैसे यहाँ पे देखो एक कंपनी के बारे में दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ देखो यूजी डिवीजन का दिया हुआ है, सीईओ जो है इसके अलग होंगे, एंड देन वो यूजी का डिवीजन अलग अलग होगा जिसमें एचआर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग होगा, पीजी का डिवीजन अलग होगा, उनके फंक्शनल डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, एडवांटेज के तौर पर देख लेते हैं, फोकस ऑन प्रोडक्ट रीजन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट और रीजन पे फोकस करता है, बेटर अकाउंटेबिलिटी बनती है इसमें, और इसमें ज्यादा डिसएडवांटेज क्या होता है कि रिसोर्सेज के डुप्लीकेशन पे ज्यादा वो हो जाता है। ठीक है, आप सोचो एक ही वो में कॉलेज में ढेर सारे डिपार्टमेंट हो गए, अगर एडमिशन के, एग्जामिनेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट, एचआर के, फाइनेंस के, मार्केटिंग के हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन हो जाता है रिसोर्सेज का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, हमारा आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो ये क्या कहलाता है, तो ये होता है कंबाइंड फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर दोनों कंबाइंड होते हैं, एक साथ होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू बोथ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। तो क्या करता है कि एम्प्लॉयज को दोनों को करना पड़ता है, अगर रिपोर्ट, अगर मान के चलो ये एम्प्लॉयज है, ये इनका मैनेजर है, ठीक है, तो मैनेजर को तो कर ही रहे रिपोर्ट, एंड साथ ही साथ उनको रिपोर्ट करना पड़ रहा है फंक्शनल मैनेजर को भी और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, दोनों को अलग अलग यहाँ पे भी रिपोर्ट करना पड़ रहा है, वहां पे भी, तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, सुटेबल फॉर डायनामिक एनवायरनमेंट एंड प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट बेस पे काम होता है ना, वहां पे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फैकल्टी वर्किंग ऑन अ स्पेशल रिसर्च प्रोजेक्ट वाइल रिपोर्टिंग टू HOD। तो क्या होता है यहाँ पे कि जब फैकल्टीज काम कर रही होती है तो उनको जो है HOD को भी क्या करना पड़ रहा है, रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है, एंड साथ ही साथ उनको प्रिंसिपल को भी रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे एडवांटेज की क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है प्रोजेक्ट को लेकर के, और डिसएडवांटेज क्या होता है, डुअल अथॉरिटी में कॉज कंफ्यूजन। तो इसकी वजह से क्या होता है, अथॉरिटी अगर दो दो मिली हुई हो आपको,
तो हो सकता है उन्होंने कुछ और बोला, आपने फिर दूसरे ने कुछ और बोला, अब दोनों का मिला हुआ नहीं है, जैसे कंफ्यूजन हो जाता है कि ये बोल रहे हैं मुझे ऐसे करने को, वो बोल रहे हैं मुझे ऐसे करने को, इसकी वजह से कंफ्यूजन बढ़ रहा है, तो एम्प्लॉइज करे तो करे क्या। तो यहाँ पे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का जो है वो प्रॉब्लम आता है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स स्ट्रक्चर काम करता है। आते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो कि ग्रुपिंग जॉब्स पर डिपेंड करता है, जो कि होता है आपका जैसे फंक्शनल होता है। तो फंक्शनल में हमने देखा कि एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्शन ये सब शामिल होते हैं। देन आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, क्लोथिंग डिविजन ये सब आते हैं। कस्टमर के बेस पे हमने देखा तो इसमें डिपार्टमेंट अलग अलग बटे होते हैं, जैसे कि रिटेल, इंस्टीट्यूशनल, कस्टमर्स, इस टाइप से। जियोग्राफिक होता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे कि नॉर्थ जोन, साउथ जोन। एंड प्रोसेस वाइज देखते हैं तो असेंबलिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी चेक, तो इस तरीके से जो है डिपार्टमेंट अलग अलग बटा रहता है, और इसे ही कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि ये कौन कौन से होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन जो हम लेते हैं वो टॉप मैनेजमेंट्स लेते हैं। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये डेलीगेटेड होता है लोअर लेवल पे। ठीक है, एंड देन स्पीड क्या होती है सेंट्रलाइजेशन की, जो कि स्लो होती है, और जबकि डिसेंट्रलाइजेशन की थोड़ी सी फास्ट होती है। सेंट्रलाइजेशन सुटेबल होता है स्मॉल फर्म्स के लिए, स्टेबल इन्वायरमेंट के लिए, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो लार्ज फर्म्स के लिए होता है, डायनेमिक इन्वायरमेंट के लिए होता है। अगर समझ में आप सोचो, यहाँ पर मैं अगर बताऊं आपको सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि इसके सेंटर में सिर्फ एक ही आदमी के अंदर में सारी चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट सब कुछ संभाल रहा है, सारा डिसीजन ले रहा है। और वही चीज डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि अगर मान के चलो एक बंदा यहाँ पे है, सीईओ वगैरह जो भी आप बोल सकते हो, फिर यहाँ पर कुछ बोर्ड्स बने हुए होते हैं, ठीक है, बोर्ड मेंबर होते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग उनके अलग अलग होते हैं, काम होते हैं, तो इस तरीके से इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब इनके मान के चलो सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे कंपनी का सीईओ है, उसके बाद आ जा रहे हैं उसके अंदर में काम करने वाले सारे मैनेजर्स। तो ये जो मैनेजर्स हैं, इन मैनेजर्स के अंदर में आते हैं सुपरवाइजर्स, इन सुपरवाइजर के अंदर में आ रहे हैं एम्प्लॉयज। तो इस तरीके से जो बट रहा है, चेंज जो बन रहा है, इसको कहते हैं हम क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। और ये कहाँ होता है, लार्ज फॉर्म्स में होता है। इसमें क्या होता है, जो सारे काम जो होते हैं वो लोअर लेवल के लोग डिसीजन को लेते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर या फिर मैनेजर। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन काम करता है। चलो, तो इसमें क्या होता है कि हेड ऑफिस जो होता है वो डिसाइड करता है ऑल पॉलिसीज को सेंट्रलाइज्ड में, और ब्रांच मैनेजर जो होता है वो लोकल डिसीजंस लेता है डिसेंट्रलाइज्ड में। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो जो डिसेंट्रलाइज जो होता है काम होता है उसमें काम थोड़ा फास्टर होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें टॉप मैनेजमेंट से डिसीजन का वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो अब देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर होता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा है, कैसा है, वो अफेक्ट करता है हमारे स्ट्रक्चर को। देन नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कौन सा है। अब मान के चलो बिजनेस हमारा कुछ अम्ब्रेला बनाने का है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसका स्ट्रक्चर काम आएगा, अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे उसके, वो किस बेस पे काम करेंगे, कहाँ उसकी जरूरत सिर्फ वही टाइम पे है, या तो बहुत ज्यादा धूप हो या तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, राइट, ठंडी में तो ये काम आना नहीं है इसका। तो इस टाइप से जो होता है बिजनेस का नेचर भी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तरफ। एंड देन आते हैं हम इन्वायरमेंट पे, जो कि स्टेबल होता है और डायनेमिक होता है, तो ये भी अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर को। ठीक है, स्ट्रेटेजीज एंड गोल्स जो होते हैं, क्या क्या इसके स्ट्रेटेजी है और क्या गोल पाना है हमें, वो सब कुछ भी अफेक्ट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। टेक्नोलॉजी कौन सा यूज कर रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं अगर कोई वो स्लो हो गई तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को नुकसान होगा। एंड देन अगर वो बहुत अच्छी चल रही है तो इससे क्या होगा, फायदा होगा, मतलब ये भी अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखेंगे समरी टेबल हमने आज क्या सीखा है, क्या देखा है। तो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम कि फंक्शनल में हमने देखा कि कुछ फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं जो कि स्मॉल, मीडियम एंड सिंगल प्रोडक्ट फर्म में सुटेबल होती हैं। डिविजनल जो होता है वो होता है प्रोडक्ट, रीजन एंड कस्टमर स्पेस पे होता है, और ये लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड फर्म्स पे होती हैं। मैट्रिक्स जो होता है वो फंक्शन एंड प्रोजेक्ट दोनों साथ में देखता है, और इसमें क्या होता है, डायनेमिक होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म्स होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। आई होप आप सभी को आज की जो क्लास होगी वो समझ में आए होगी अच्छी तरीके से। अब थोड़ा सा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेंगे, जो कि होता है कि फंक्शनल में एडवांटेज क्या आया, स्पेशलाइजेशन का, एफिशिएंसी का, और डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन पुअर होता है। ठीक है, फिर डिविजनल पे आ जाएंगे, डिविजनल में आएंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको कि ये फोकस करता है प्रोडक्ट पे और रीजन पे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि रिसोर्सेज के डुप्लीकेशन पे ज्यादा असर पड़ता है, मतलब डुप्लीकेट बन जाते हैं रिसोर्सेज बहुत सारे। देन मैट्रिक्स में देखेंगे हम कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, प्रोजेक्ट पे फोकस करता है, बट डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें डुअल अथॉरिटी होती है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो हो जाता है वो होने लग जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से आपने देखा कि आज हमने जो फंक्शनल डिविजनल मैट्रिक्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखा, तो वो किस तरीके से काम करता है और कैसे काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम की पॉइंट देख लेंगे कि हमने आज क्या क्या सीखा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करता है रिपोर्टिंग एंड टास्क रिलेशनशिप को। इसके मेन टाइप होते हैं फंक्शनल, डिविजनल एंड मैट्रिक्स। और ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है साइज पे, इन्वायरमेंट पे, स्ट्रेटजी पे एंड टेक्नोलॉजी पे। और गुड स्ट्रक्चर जो होता है वो इम्प्रूव करता है कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी को। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है आज कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कौन कौन से टाइप होते हैं, किन किन पे डिपेंड करता है, एंड इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैलेंजेस के साथ, ताकि आप जो है वो अपने कॉमर्स को बहुत ही ईजी बना पाएं एंड आप पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ पाएं, ताकि आप JRF क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नए क्लास में, नए वीडियो में। तब तक के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।